ठीक है, देखो, हाँ, तो हमारे दो क्वांटम नंबर्स हो गए। एक और चीज कि अजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसको सुनो अच्छे से। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, वो कैसे बताएं, उसका कोई फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू l। ओके, हाँ, n इज इक्वल्स टू l। अभी आपने देखा ना कि अगर, यार ये किसने किया है, एक मिनट, हाँ, n इज इक्वल्स टू l। आपने अभी देखा ना कि अगर मेरे पास पहला शेल है, मेरा जो शेल है वो फर्स्ट है ना, उसकी वैल्यू 1 है, तो उसके अंदर सब शेल भी कितना होता है, एक ही सब शेल होता है। 2 है तो सब शेल की वैल्यू भी 2 ही आएगी, मतलब सेकेंड शेल के अंदर सब शेल कितने हैं, 2। थर्ड शेल के अंदर सब शेल भी कितने हैं, 3। फोर्थ शेल के अंदर सब शेल भी कितने हैं, 4। सिंपली n इज इक्वल्स टू l, n इज इक्वल्स टू l। ठीक है, जितने n की वैल्यू होगी उतनी ही l की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकते हैं, अगर n जो है 1 है तो उसके अंदर सब शेल कितने हैं, 1 है। ठीक है, सब शेल कितना है, 1 है, बट उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ध्यान रखना, ये 1 2 ये सब मैंने नंबर्स बताया। ठीक है ना, वैल्यू कितनी है, 1। n इक्वल टू 1 है तो उसके अंदर सब शेल 1 है, सब शेल का नाम क्या है, s। n इक्वल टू 2 है, उसके अंदर कितने सब शेल है, 2। दोनों के नाम क्या है, एक s है एक p है, निकाला था। n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो फॉर्मूला क्या है, l इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। 0 to 3 minus 1 is 0 to 2. 0 to 2 is 0, 1, 2. 0 corresponds to S, 1 corresponds to P, 2 corresponds to D. Therefore उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं, 3। नाम क्या है, S, P, D। सिमिलरली फोर्थ शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, 4। वापस फाइंड कर सकते हो आप, n माइनस 1, तो 0 to 3 आएगा, 0, 1, 2, 3। कोई वापस कहानी, तो इसके अंदर कितने सब शेल्स हैं, 4। नाम क्या है उनके, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से एक और चीज आपको बता देता हूँ, अभी भी और भी बहुत सारी चीजें, इसीलिए हमेशा आप आगे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, हमें पता है 1 के अंदर सिर्फ क्या है, एस, इसीलिए 1s एग्जिस्ट करता है, 1s एग्जिस्ट करता है, 1p करके कभी नहीं होता है। ये क्या है, 1s और 1p, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा, शायद आपने टेक्स्ट बुक में कहीं तो देखा ही होगा, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसा तो देखा होगा आप लोगों ने, देखा है 1s2 2s2 2p6 ऐसा समथिंग, इतना आप सबने जरूर देखा होगा, है ना। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही है, तो वो जो है वो उसमें आपने देखा होगा कि 1 के साथ हमेशा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कल आपका लेसन हो गया, बट आपको समझ में कहाँ से आया होगा इतना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी आती होगी। जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही नहीं आता है, आपको पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, क्या बात कर रहे हैं, कैसे, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता है। अच्छा, तो आपने वैसा जिगजैग फॉर्म में लर्न किया है क्या, जिगजैग फॉर्म में लर्न किया होगा, है ना, वो जिगजैग ऐसे 1s 2s 2p ऐसे लर्न किया है, उसके पीछे रीजन पता है क्या आप लोगों को, ठीक है, अच्छी बात है, वो ठीक है, वो तो ट्रिक हो गई, वो ट्रिक है, मैं समझ गया, वो आपको ट्रिक सिखाई होगी, उससे आपने लर्न किया है, कोई बात नहीं, चलेगा वो। तो आपने मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, तो आपको इतना तो पता ही होगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो कभी भी आपने 1p देखा है क्या, 1p होता है क्या, नहीं होता है। रीजन यही है कि 1 के अंदर p होता ही नहीं है, 1 के अंदर एक ही सबशेल है, दैट इज s, इसीलिए 1s होता है। सिमिलरली जब आप लिखते हो तो आपने 2s देखा होगा, 2p भी देखा होगा, 2d देखा है, नहीं देखा। कभी कॉन्फ़िगरेशन आप जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है या आपने बुक में पढ़ी है, पढ़ के देख लो,
मुझे बता दो कहीं 2D दिखता है क्या आपको? नहीं पॉसिबल है, 2D हो ही नहीं सकता। रीजन यही है, क्वांटम नंबर्स 2 के अंदर 2 ही सबशेल पॉसिबल है, दैट इज एस एंड पी। 2D कैसे आएगा? इसलिए 2s और 2p होते हैं, है ना, 2s और 2p होते हैं। सिमिलरली 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 में आपने कभी भी 3f नहीं देखा होगा, 3d जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि 3 के अंदर 3s 3p 3d पॉसिबल है। सिमिलरली 4 के अंदर आपने f तक देखा होगा। तो उसका मेन रीजन यहाँ, ये उसके पीछे कंसेप्ट है। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमेशा। चलो बताओ फिर, अपने ट्रिक एंड ऑल से समझा, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? परफेक्ट, है ना। वैष्णवी गलत लिखा आपने, s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2, है ना। p में, p, अभी p के बारे में बताओ। परफेक्ट। किसी को पता है कहाँ से आए, क्यों ऐसा p में 6 ही क्यों? रीजन पता है? रीजन नहीं पता होगा, है ना। आपको सिर्फ सिखाया गया ऐसा है कि ऐसा ऐसा, बराबर है। ऑब्वियसली मैम तो यही सिखाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेन तो मेरा काम है ये, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखोगे आप कि ऐसा क्यों हुआ। डी में कितने होते हैं? परफेक्ट मेलिसा, आपने सही बोला। ऊपर ऊपर से सिखा दिया, ओके, है ना। 10। सिमिलरली एफ के अंदर 14, एफ के अंदर कितने होते हैं? 14, है ना। परफेक्ट, परफेक्ट। अब इसके पीछे रीजन देखो, अभी क्या कहाँ से कैसे आए ये सब। हाँ, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ब्लॉक 18 ग्रुप सी क्यों है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप सी क्यों है? क्यों 19 नहीं है? क्यों 17 16 नहीं है? 18 ही कहाँ से आया एग्जैक्टली? एनीवन? देखो पीरियड टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा। आगे के एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है। अरे अगर एलिमेंट डिस्कवर भी हुए तो क्या 19 ग्रुप आएगा? एलिमेंट तो डिस्कवर हुए आगे के, रोहन। नैनरॉय आप कुछ हद तक सही हो, सबशेल्स की वजह से। आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो, पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है। पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट देखा आपने? देखो ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। मैं ऐसे ही ऊपर से स्ट्रक्चर बताया, ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पर कौन होते हैं? एस। क्यों एस के 2 ही ग्रुप है? क्योंकि एस के अंदर आपने अभी देखा कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने पढ़ा ना एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसीलिए एस के 2 ही ग्रुप है, इसीलिए एस के 2 ही ग्रुप है। पी, पता है आपको यहाँ पर पूरे पी है, और पी के कितने ग्रुप्स होते हैं? 6। क्यों 6? क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन भी कितने जा सकते हैं? 6। पता है बीच में कौन है? डी। डी, और डी में आप पता है डी में कितने ग्रुप होंगे? 10। क्यों? डी की कैपेसिटी 10 है। अब क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ एस है, यहाँ डी है, यहाँ पी है, तो ओवरऑल कितने होंगे? 2, 10, 6, कितने हुए? 18। ये रीजन है उसके पीछे, इसीलिए 18 है, इसीलिए 18 है। ये रीजन है 18 का। समझ में आया मैंने क्या समझाया? तो वही मेन पूरे पीरियोडिक टेबल का जो मेन स्ट्रक्चर है वो इसी से पता चलता है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। आधा तो आप लोग को आता ही है, अच्छी बात है। मैम ने सिखाया है पहले से, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे जो इंफॉर्मेशन, अब अगला जो वो क्वांटम नंबर्स है, वो क्वांटम नंबर कौन सा अगला? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m। जैसे आपकी बुक में m सबस्क्रिप्ट l दिया हुआ है, तो वैसे याद रखो m सबस्क्रिप्ट l किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और बाइटल्स के बारे में। किसके बारे में बताएगा ये? और बाइटल्स के बारे में। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? शेल्स के बारे में, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में। वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल्स के बारे में। मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताने वाला है? ऑर्बिटल्स के बारे में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में। एल क्यों दिया है? एल ऐसे ही पता नहीं क्यों दिया, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप एनसीईआरटी में यहाँ देखोगे तो उन्होंने एम ही लिखा है और स्पिन को एम ही ऐसे ही लिखा है, पर आपकी बुक ने दिया तो याद करो और क्या। ठीक है, ओके। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ही क्यों, एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों है, वो आपको समझ में आएगा अभी यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, वो ठीक है। कैसे पता करूं मैं ऑर्बिटल्स किसमें कितने होते हैं? देखो, मैं डायरेक्ट शुरुआत कर रहा हूँ 2 से एक बार के लिए। n इक्वल टू 2 है समझो आपके पास, तो ये क्या है? ये तो शेल की बात कर रहे हो, तो हम किसकी बात करें? सेकेंड शेल की बात करें। अब सेकेंड शेल के अंदर कितने सब शेल है वो पता करते हैं। तो हमें पता है n इज इक्वल्स टू l होता है, मतलब इसके अंदर सब शेल भी 2 ही होंगे, सब शेल भी 2 ही होंगे। कौन से? s और p, s और p। s करस्पॉन्ड्स टू 0, p करस्पॉन्ड्स टू 1, p करस्पॉन्ड्स टू 1। ओके, अब बात आती है कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल। अगेन आपको सबको नंबर की तरह कंसिडर करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, अब देख लो s के लिए पहले फाइंड करते हैं। s के लिए क्या आएगा? 0 माइनस 0 टू प्लस 0। वैसे 0 प्लस या माइनस कुछ होता नहीं है, तो 0 0 ही रहेगा। 0 को हम एक नंबर कंसिडर करते हैं, इसीलिए जो s सबशेल है, s सबशेल है, उसकी वैल्यू सिर्फ 0 आई है। इसका मतलब है s सबशेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नंबर आया है। s सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है। सिमिलरली p की वैल्यू क्या है? 1। पुट करो यहाँ पर, क्या आएगा? माइनस 1 टू प्लस 1। माइनस 1 टू प्लस 1 कितने नंबर्स होते हैं? माइनस 1, 0, प्लस 1, 3 नंबर्स होते हैं ऑन अ नंबर लाइन। तो इसीलिए p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। इसीलिए p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। आपको समझ में आया? इसीलिए p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होने वाले हैं? 3। सिमिलरली आप d ले लो। आप जब d लोगे, d की बात करते हैं हम, मैं सिर्फ d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, सॉरी d सबशेल की बात कर रहा हूँ। तो d सबशेल की अगर बात करें तो d के लिए नंबर क्या होता है? d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, है ना, मैंने सिखाया आपको 2 होती है। पुट करो, उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2 टू प्लस 2, माइनस 2 टू प्लस 2। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे कितने नंबर्स आ जाएंगे? 5, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2। कितने नंबर आ गए? 5। इसीलिए d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सिमिलरली आप f के लिए देख लो। f के लिए l की वैल्यू क्या है? 3। l की वैल्यू क्या है? 3। m की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3 टू प्लस 3, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। टोटल 7 वैल्यूज है। इसीलिए f सबशेल के अंदर, f सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। इस तरह से हमें m जो है वो ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, m का फॉर्मूला होता है माइनस एल टू प्लस एल। समझ में आया? मैंने बोला अगर समझ में आया तो फटाफट प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई हमारी ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे आपको पता है हर क्वांटम नंबर दो इंफॉर्मेशन बताता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स
आपको शेल के बारे में भी बता रहा था, साइज के बारे में भी बता रहा था। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में भी बता रहा था, शेप के बारे में भी बता रहा था। वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपको ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताएगा और ओरिएंटेशन के बारे में भी बताएगा। ये क्या हो गया नया, कहां से आ गया ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन भी है। जैसे एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक। एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक। और हमें पता है कि एस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। तो उसके पास कोई ओरिएंटेशन नहीं है उसका, ठीक है। आपको पता है स्फीयर का तो कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है ना। स्फीयर का कभी भी आप बोल सकते हो कि स्फीयर कौन से एक्सिस पे है। अरे ऑब्वियसली स्फीयर तो तीनों एक्सिस में आ गया, इसके अंदर तो सब एक्सिस आ जाती है, कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर लो, स्फीयर का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता। तो एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फेरिकल। ओके, अब पी की बात करते हैं। पी के अंदर अब भी जस्ट आपने देखा कि पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, और सिंस एल की वैल्यू 1 है इसीलिए एम की वैल्यू कितनी आती है उसके लिए, -1, 0, +1। अब ध्यान देना यहाँ पर, -1 करस्पॉन्ड्स टू पी एक्स, +1 करस्पॉन्ड्स टू पी वाई, एंड 0 करस्पॉन्ड्स टू पी जेड। प्लीज स्पेशली याद रखना ये कि 0 को स्पेशली पी जेड बताया गया है। आप -1 और +1 को एक बार फ्लिप भी कर सकते हो सॉरी, फ्लिप करना मतलब आप -1 को पी एक्स भी बोल सकते हो, पी वाई भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। सिमिलरली +1 को भी आप पी एक्स भी बोल सकते हो, पी वाई भी बोल सकते हो, बट 0 पी जेड ही बोलोगे। ये IUPAC ने बोला है, आपको वैसे ही याद रखना है, ठीक है, वो रूल है, ठीक है। अब बात आती है ओरिएंटेशन क्या है। तो आपको पता है ना कि पी का शेप कैसा था, डम्बल। पी का शेप कैसा था, डम्बल। तो पी एक्स का मतलब क्या है कि जो डम्बल है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब प्लीज ये मत बोलना कि जो मैंने एक्सिस ड्रॉ किए तो वाई है, इसको मैंने लिख दिया, समझो ये एक्स एक्सिस है। तो मतलब कि जो पी एक्स है उसका जो लोब होगा, उसके जो 2 लोब्स है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली पी वाई क्या होगा, पी वाई ऐसा होगा, ये पी वाई है, ठीक है। आप चाहे तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही ड्रॉ कर लेना, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा पी एक्स, ठीक है। ये हो गया पी वाई, ये है पी एक्स, ये है पी वाई। अब जेड तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वो ऐसा है जेड एक्सिस, तो उसको हम टिल्टेड ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, दिस इज पी जेड। तो वो जो 3 नंबर आए थे, 0 सॉरी -1, 0, +1, वो आपको ओरिएंटेशन बताएंगे। आपको ये तो बता ही रहे कि उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। उन 3 ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स मीन्स जो लोब्स है, द लोब्स जो है दे आर अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई में लोब्स आर अलोंग वाई एक्सिस, पी जेड में लोब्स आर अलोंग जेड एक्सिस। तो आपको ओरिएंटेशन भी बताता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज ज्यादा डीप में मत सोचना कि एटम के अंदर ये सब क्या हो रहा है, ये शेप्स कहाँ से आए और कहाँ से इतनी एक्सिस एंड ऑल सब हुई। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताए और आपको ओरिएंटेशन भी बता रहा है, ओरिएंटेशन भी बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ना, वो सब भी बता रहा है। तो हमेशा याद रखना पी के 3 ओरिएंटेशन है, इट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। क्लियर, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बिकॉज मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करने वाला हूँ, इसलिए हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अगली क्लास में आप इतना तो रिवाइज करके आओगे ही आओगे, बिकॉज मैं इसको ऐसे ही नहीं वेस्ट जाने दे सकता। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना रिवाइज करके आपको आना है। हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप चाहे तो आप जो वीडियो अभी जो लेक्चर डाउनलोड रिकॉर्डिंग जो डाउनलोड हुई होगी उसको आप वापस सुन सकते हो। जो करना है आप करो, इंटरनेट से देखो, बुक्स पढ़ो। मेरे को
मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई उतना आना ही चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स मैंने जितना सिखाया आपको सब पता होना चाहिए। अजीमुथल क्वांटम नंबर्स मैंने आपको जितना बताया उतना आना चाहिए। एटलीस्ट ऊपर से भी आइडिया तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं एकदम ब्लैंक हो क्या है, नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है। ये वाला टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक मिनट, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या बता रहा है, ये ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपको वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन के बारे में मतलब कि अगर आप p की वैल्यू बात करो तो p की वैल्यू, p जो है, p के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है ना। p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है, 1, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1, 0, +1। इसीलिए कितने ऑर्बिटल्स है p के अंदर, 3 ऑर्बिटल्स है ना। इसलिए p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, 3, क्योंकि 3 वैल्यूज है वो, ठीक है। बट ये साथ में आपको ओरिएंटेशन के बारे में भी बताएगा कि ये जो 3 है, ये 3 ऐसे ही नॉर्मली नहीं, इनके भी नाम है, क्या है, px, py और pz, ठीक है। तो ये px क्या बताता है कि जो आपको पता है कि p का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बल। p जो होता है वो कैसा होता है, डम्बल। तो डम्बल में 2 लोब है, तो px का मतलब क्या होगा कि उसके जो 2 लोब है वो x एक्सिस के अलाउंग है, तो मतलब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया x एक्सिस। py है तो py का जो लोब है वो किधर है, y एक्सिस के अलाउंग है। और pz है तो pz जो है उसके लोब्स किधर है, z एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में आपको कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ p सबशेल, सॉरी p डायग्राम, क्योंकि p तो ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। p इज नॉट एन ऑर्बिटल, px इज ऑर्बिटल। देखो कितना वेराइटी है, px इज ऑर्बिटल व्हाइल p इज अ सबशेल। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि p के अंदर px है, राइट। p के अंदर 3 पार्ट है, px, py एंड pz। p इज अ सबशेल while px, py and pz is orbitals or are orbitals. px, py and pz are orbitals. I hope it is clear. ठीक है, हर चीज का मतलब है, क्लियर। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया कि px क्या है और p क्या है। p is subshell, px is orbital। तो जितना, आई होप अगर आप बोल रहे हो कि आपको समझ में आया तो प्लीज इसको रिवाइज करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।